नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। आलोक अड्डा पर हम तरह-तरह के सवाल उठाते हैं, आपको पता ही है। तो आज भी एक सवाल उठा रहे हैं और बहुत दिलचस्प सवाल है, बहुत ज़रूरी सवाल है। इस वक़्त के माहौल में ये सवाल पूछा बहुत जा रहा है, लेकिन कौन लोग कैसे पूछ रहे हैं, इस पर भी सवाल उठ रहा है। पूछने वालों की नीयत पे सवाल हैं, कई बार उन सवाल पूछने वालों की समझ पर भी सवाल है। और ये सवाल उठ रहे हैं आरोग्य सेतु को लेकर। आरोग्य सेतु एक ऐप है, भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा ऐप है जिसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। भारत भर में हमने लोगों को कहा है कि इसको डाउनलोड कीजिए। इससे पता चल जाएगा कि कहीं आपके अड़ोस-पड़ोस में कोरोना तो नहीं है। जिस तरफ आप जाएँगे, एक जादू की पुड़िया है आपके हाथ में, आप जान जाएँगे कि आपके नज़दीक कहीं कोई कोरोना का शिकार तो नहीं आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये ऐप जिसको बीमारी से मुकाबले के लिए बताया जा रहा है, ये कहीं बीमारी के बजाय लोगों को बीमार से लड़ने के फेर में तो नहीं डाल देगा? और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील, संविधान के विशेषज्ञ विराग गुप्ता। विराग जी, स्वागत है आपका। और सवाल तो आपके सामने आ ही गया है। प्रश्न ये है कि ये सवाल कितना जायज़ है और आरोग्य सेतु को लेकर जो लोगों के मन में शंकाएँ हैं, क्या वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं? या वो बिल्कुल जायज़ हैं और आरोग्य सेतु होना ही नहीं चाहिए? या कोई बीच का रास्ता है? आपने सारे सवाल एक साथ पूछ लिए हैं और उनके जवाब टुकड़े-टुकड़े में मैं देना पसंद करूंगा और मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस विषय में मुझे बोलने के लिए बुलाया। ये जो आरोग्य सेतु ऐप है, इस तरह के जो ऐप्स हैं, जो डिजिटल जो टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है महामारी से लड़ने के लिए, निश्चित तौर पर हम तकनीकी का इस्तेमाल करें जिससे कि महामारी से लोगों को बचाया जा सके। भारत सरकार की एक नीति है, हम जब भी मोबाइल में अगर हम जब फोन करते हैं तो कई बार रिंगटोन आती है इस तरह की कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो ऐप है, ये फाइनली बीमारी तो नहीं बढ़ा देगा और बीमार से लड़ करके समाज में एक नई किस्म की अराजकता या लिंचिंग की नई संस्कृति बढ़ जाए, जो एक नई चिंता की बात हो सकती है। और इसके जो 3 पहलू हैं, इसका पहला पहलू ये है कि क्या इसे अनिवार्य बनाया जा सकता है जिस तरीके से इसे बनाया गया है। इसका दूसरा पहलू ये है कि क्या यह सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले थे, एक प्राइवेसी पर था और एक आधार पर था, क्या यह उन दोनों फैसलों के खिलाफ है? और तीसरा कि इस टेक्नोलॉजी का कैसे सही इस्तेमाल हो जिससे बीमारी से मुकाबला भी हो और हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों के अधिकारों की रक्षा भी कर सकें। जी। तो ये सवाल आपने सही कहा कि मैंने बहुत सारे सवाल पूछ दिए क्योंकि भूमिका बाँध रहा था, उस समय लोगों के मन में जो सवाल हैं वो सारे सामने आ जाएँ, इसलिए रखे। लेकिन अब मैं उसको टुकड़ों में बाँट के आपसे पूछता हूँ। पहला सवाल ये है, आप क्योंकि कानून के जानकार हैं, इस ऐप को लेकर कानूनी विवाद क्या है? कानूनी स्थिति क्या है? और जैसा आपने ज़िक्र किया, वही लोग ज़्यादातर वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो आधार का विरोध कर रहे थे, जो प्राइवेसी की वकालत करते हैं। तो क्या ये जो कानूनी स्थिति क्या है? क्या ये गैर कानूनी है? नहीं, देखिए, प्राइवेसी के बारे में एक सामान्य लोगों की समझ ये है कि यह एक एलीट लोगों का, अभिजात लोगों का शगुफा है और इसका आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं प्राइवेसी पर बाद में आऊंगा। हुँ, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि सरकार जब भी किसी चीज को अनिवार्य बनाए तो अनिवार्य कैसे बनाएगी। अनिवार्य बनाने के लिए एक नियम होता है। जैसे आप अगर कोई कार खरीदना चाहे तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, या अगर किसी का जन्म हो जाए तो उसको बर्थ सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, या अगर कोई भी एक हम काम, इनकम टैक्स अगर फाइल करना है तो पैन नंबर जरूरी है। तो जब आधार का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने आधार के मामले को 2 हिस्से में उसका उन्होंने फैसला दिया। पहला फैसला दिया उन्होंने 9 जजों की बेंच ने, जहां पर प्राइवेसी का और डेटा सुरक्षा के मामले पर 2017 का फैसला आया। हुँ, भारतीय गणतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला है, इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि इसके पहले जो सबसे बड़ा फैसला था वो 1973 के आसपास केशवानंद भारती का मामला था, जी। जिसमें 13 जज असहमत थे, तो हुँ, 7 जजों ने मिलकर फैसला दिया। और यहाँ पर जो प्राइवेसी का फैसला था
उसको 9 जजों ने सहमति से दिया। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो देश का कानून माना जाता है अनुच्छेद 141 के तहत। उसके लिए कोई सरकार को नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है, वो कानून है और वो कानून आज भी है। तो हमें उस कानून को समझना पड़ेगा इस जब ऐप को कंपलसरी करना है। दूसरा जो प्रश्न था कि चीजों को अनिवार्य कैसे बनाया जा सकता है, वो प्रश्न आया 2018 में फैसला हुआ आधार मामले पर। जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने उसको फैसला दिया और उन्होंने बोला कि आधार के अनिवार्य बनाने के क्या मापदंड हैं। कुछ जगहों पर उन्होंने अनिवार्य बनाया, कुछ जगहों पर अनिवार्य नहीं बनाया। अगर कोई आदमी सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहा है तो उससे आधार देना पड़ेगा, लेकिन प्राइवेट एंटिटीज आधार के डेटा का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। यह बात उस फैसले में सर्वसम्मत से कही गई थी। लेकिन हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि आधार का कानून संसद ने बनाया था और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसके बावजूद भी उसमें टीका टिप्पणी करके उसको रिस्ट्रिक्ट किया। तो क्या आधार ये जो ऐप है, जो आरोग्य सेतु ऐप, इसके लिए कौन सा कानून बनाया गया है, किस तरीके से इसको कंपलसरी किया जा रहा है, क्या इसको कानूनी जुगाड़ से लागू किया जा रहा है? और ये जिसकी नींव है ये इतनी कमजोर है कि इस कमजोर नींव पर ये इसकी वैधानिकता टिक नहीं पा रही है। इस ऐप के लिए अलग अलग स्तर पर कई तरीके से नियम आदेश जारी किए गए। पहला जो जारी किया गया वो जारी किया गया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत। अब मेरी पुस्तक है कि ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड जस्टिस ड्यूरिंग लॉकडाउन, और उसको अपडेट करके जब लॉकडाउन खत्म होगा तो वो रिलीज होगी, तो उसमें मैंने स्पष्ट तौर पे बताया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की जो परिभाषा है उसके अनुसार यह कानून अभी लागू ही नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पर इस पे जो सरकार के आदेश हैं वो आदेश नहीं है, गाइडलाइंस हैं। तो जब गाइडलाइंस राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है तो उस कानून से सरकार कैसे कोई ऐप को कंपलसरी कर सकती है? दूसरे नंबर पर कि अगर उन्होंने कंपलसरी कर भी दिया तो जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा और उस एक्ट के प्रोविजंस का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा तो क्या यह ऐप वापस उसकी बाध्यकारिता खत्म हो जाएगी? क्योंकि अगर कानून का जब प्रयोग आपने खत्म कर दिया और जिस दिन लॉकडाउन खत्म कर दिया तो उसके बाद फिर इस ऐप को आप कैसे, जिस तरह से जैसे धारा 144 से इंटरनेट को बंद किया जाता है और अगर धारा 144 लागू नहीं है तो इंटरनेट को कैसे बंद करेंगे? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बड़े एडहॉक तरीके से इसको जो लागू करने की व्यवस्था की जा रही है, मैं समझता हूं कि संवैधानिक व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जी, भारत में जैसे एक व्यवस्था होती है कि कानून के साथ जो चीजें लागू होती हैं, कहा जाता है कि ये अभी तात्कालिक हैं, कुछ समय के लिए हैं। जैसे तमाम टैक्सों के साथ जो सेस लगते हैं, या आपको याद हो या शायद न याद हो, लेकिन हमें याद है हमारे बचपन में बांग्लादेश सेस लगाया गया था। सिनेमा का टिकट 1 रुपये 80 पैसे का होता था, वो 1 85 का हो गया, 5 पैसे बांग्लादेश सरचार्ज लग गया था 1971 की लड़ाई के बाद। फिर सबको लगता था 5 पैसे कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन वो बाद में उसके खत्म होने की कोई खबर मेरी याददाश्त में मुझे नहीं मिली है। इस तरह अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब आरोग्य सेतु इस वक्त तो बना है, इस वक्त कोरोना से लड़ना है, लेकिन क्या इसके बाद, जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या कोरोना खत्म होने के बाद, मान लीजिए कोरोना संकट, हालांकि अभी उसका अंत भी दिख नहीं रहा है, ये खत्म होने के बाद क्या सरकार इस ऐप को वापस ले लेगी, या जो अभी दिख रहा है उसमें फिर इस आरोग्य सेतु के नए नए फायदे रोज गिनाए जाएंगे और इसको डाउनलोड कराने के नए तरीके ढूंढे जाएंगे? ने खत्म करने के भी 3 पहलू हैं। हम पहले नंबर पर इसकी प्राइवेसी पॉलिसी में जाएं तो प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा हुआ है कि जिन लोगों को ये बीमारी नहीं है उनका ये कब खत्म हो जाएगा, और जिनको बीमारी है उनकी बीमारी खत्म होने के कितने दिनों बाद खत्म हो जाएगा। 45 दिन और 60 दिन का नियम बताया गया है। दूसरा ये है कि सरकार के लिहाज से महामारी कब खत्म होगी, लेकिन कोई भी महामारी, कोई भी वायरस तो देश में रहेगा, ऐसा तो कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता कि वायरस नहीं है, तो ऐसा तो कोई सर्टिफिकेशन आएगा नहीं। और तीसरे नंबर पर सरकार जो आपातकाल जो व्यवस्था है लॉकडाउन की, वो सरकार कब खत्म करती है। तो मेरा मानना यह है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो आपातकालीन व्यवस्था लॉकडाउन की चालू की गई है, और जिस दिन वो व्यवस्था खत्म हो जाएगी उस दिन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रोविजंस निष्प्रभावी हो जाएंगे कोरोना से लड़ने के लिए। और उसके बाद इस ऐप को बाध्यकारी बनाने के जो ये नियम हैं
ये भी निष्प्रभावी हो जाएंगे। यह एक कानूनी व्यवस्था मेरे दिमाग में, मुझे ऐसा लगता है, सही होनी चाहिए। जी, तो इसके साथ, क्योंकि आपने जिक्र कर दिया, इस ऐप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है, उसके हिसाब से आपको क्या दिख रहा है? इसकी प्राइवेसी पॉलिसी में क्या खास बातें हैं? देखिए, इसकी प्राइवेसी पॉलिसी जो मेरे सामने है, और ये लगभग 7 इसके जो हेडिंग्स हैं, हम्म, और इसमें जो दूसरी हेडिंग है यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, हम्म, इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये 4 क्लॉजेज हैं, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी में 2 क्लॉजेज में तो लिखा हुआ है कि भारत सरकार ही इस डेटा का इस्तेमाल करेगी, हम्म, लेकिन इसके जो 2 क्लॉज हैं, क्लास 2 बी और क्लास 2 डी, उसमें बड़े ही इंटेलिजेंटली भारत सरकार का जिक्र नहीं है। और वहां से ये डाउट होता है कि एक खिड़की दी गई है कि भारत सरकार के अलावा कोई भी विदेशी या निजी कंपनी इस डेटा का इस्तेमाल कर सके। हम्म, अब इसमें इसके क्यों करेगी? क्योंकि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये ऐप बनाया गया है, और हम्म, इस ऐप का डेटा जिन मोबाइल डिवाइसेस में रहेगा, उन मोबाइल वालों को इसकी पूरी जानकारी रहेगी। जी, और जो गूगल ऐप में है, तो गूगल के पास इस डेटा का लोकेशन आएगा। और हम्म, तीसरे नंबर पर सरकार ने किसी प्रकार का स्पष्ट तौर पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, हम्म, इसलिए यह समझ में आता है कि इसका डेटा हम्म, अन्य पार्टियों के पास जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के आधार के फैसले का उल्लंघन है। हम्म, इसलिए इसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है, और जब आप इसको अनिवार्य बनाते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट का आधार का फैसला है, उसके जो मापदंड हैं, उनका पूरी तरह से उल्लंघन होता है। जी। तो ये तो मैं इस पे बाद में आऊं, इसके इसके आगे का एक लॉजिकल सवाल इसमें है। प्राइवेसी पॉलिसी में एक अच्छी बात भी है, बहुत जी, अच्छी बात है। वो जी, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में गवर्नेंस के लिए एक अच्छी मिसाल बनेगी। हम्म, और हमेशा हर चीज के 2 पहलू होते हैं, बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं। इसका जो हम्म, क्लॉज 7 है, और जी, इसमें इस ऐप को मीटी के तहत एनआईसी ने डेवलप किया है, तो हम्म, उसमें ग्रीवांस ऑफिसर का जिक्र है। आपको पता है ओके, कि ग्रीवांस ऑफिसर के बारे में पिछले 7-8 हाँ, वर्षों से हम दिल्ली हाईकोर्ट और अनेक जगहों पर हम्म, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसमें जी, एक जिक्र किया गया है बाय नेम, डिप्टी हम्म, डायरेक्टर जनरल एनआईसी के ऑफिसर का, और उनका नाम दिया गया है। ये इस दूसरी ऐप जो के लिए कंपनी, ग्रीवेंस ऑफिसर है। हाँ, दूसरी हाँ, जो निजी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, उन्होंने हम्म, पहले नंबर पर अपने ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट नहीं किए थे। के एन गोविंदाचार्य मामले के बाद अपॉइंट किया तो विदेशों में किया, और हम्म, विदेशों में करने के साथ उन्होंने, अधिकतर लोगों ने नाम नहीं बताए। तो बाय हम्म, नेम नहीं होने से उनकी लाइबिलिटी, लीगल लाइबिलिटी फिक्स नहीं हो पा रही है। तो हम्म, इसमें ईमेल आईडी भी दी गई है और नाम भी दिया गया है। इस वजह से मैं मानता हूं कि सरकार इस नियम को अब सारी कंपनियों पर लागू कराएगी, तो लोगों के ग्रीवांसेस का सही रिड्रेस हो पाएगा। तो ये एक उम्मीद की किरण है। इस कहानी पे मैं थोड़ा और लौटूंगा, इस पे आता हूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। ये ऐप कितना बाध्यकारी है डाउनलोड होना? ये कैसे दिख रहा है? कहाँ कहाँ इसके उदाहरण दिख रहे हैं कि ये ऐप डाउनलोड करना जरूरी है कि नहीं है? मुझे सड़क पे निकलना है तो क्या मेरे मोबाइल पे ये ऐप होना चाहिए? कहा जा रहा है कि आप बाहर जाएंगे और पुलिस जांच करेगी और नहीं मिलेगा तो आपका चालान कटेगा। नहीं, देखिए, इसको 7-8 तरीके से जरूरी बनाया गया है, हम्म, और हर चीज के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। जैसे इसको सबसे पहले जरूरी ये बनाया गया कि जो लोग भी मरीज हैं, हम्म, और निश्चित तौर पर मरीजों के लिए बनाया गया है, तो उनके लिए जरूरी है जिससे कि उनके मूवमेंट और उनका ट्रैकिंग की जा सके। दूसरे नंबर पर जब ये मजदूर, प्रवासी मजदूर, जब उनको वापस आना था, तो यह शर्त रखी गई कि उन्हीं को वापस आने दिया जाएगा जो कि इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। हम्म, तीसरे नंबर पर उन्होंने बोला कि जो अभी जो नई गाइडलाइंस आई हैं, जो अलग अलग जोन बनाए हैं, तो जो हम्म, कंटेमिनेटेड जोन, जो संक्रमित जोन है, वहां पे रहने वाले 100% लोगों को इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। हम्म, चौथे नंबर पर डीओपीटी ने केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए बाध्यकारी कर दिया। पर यहाँ पे हम्म, सवाल आता है कि क्या डीओपीटी का आदेश राज्य सरकार के अधिकारियों पर भी मान्य होंगे? मेरे हिसाब से नहीं होंगे। राज्य हम्म, सरकारों को अलग तरीके के आदेश जारी करने पड़ेंगे। जी, और पांचवें नंबर पर उन्होंने यह भी आदेश जारी किया कि निजी क्षेत्र के जो एम्प्लॉयर हैं, वो अपने एम्प्लॉइज का 100% इंश्योर करेंगे कि ये ऐप डाउनलोड किया जाए। पर हम्म, इसमें जो 3 सुराख हैं बड़े, हम्म, जिनका कोई जवाब नहीं है। पहले नंबर पर, देश में सारे लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है। तो क्या हम्म, स्मार्टफोन नहीं होगा तो क्या सरकार पहले उसको स्मार्टफोन देगी फिर डाउनलोड कराएगी? हम्म, दूसरे नंबर पर,
कि जो लोग कंटेमिनेटेड जोन में नहीं हैं या जो लोग किसी जॉब में नहीं हैं, उनको कैसे बाध्यकारी बनाया जाएगा। और तीसरे नंबर पर अगर ऐप डाउनलोड करने के बाद किसी ने उसको डिसेबल भी कर दिया या उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है या ब्लूटूथ ऑन नहीं कर रहे हैं, तो उसको फिर उसका लाभ देश हित में कैसे मिलेगा। इसलिए जरूरी बनाने की व्यवस्था। और दूसरे नंबर पर 60 दिन का मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है, तो पता चला जब तक सरकार ने पूरे इसको जरूरी बनाया तब तक बाकी लोग उसके दायरे से बाहर निकल गए। तो मुझे नहीं लगता है कि इसको इतनी जल्दी जरूरी बनाने की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। इसलिए पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि बीमार लोगों को ही यह ऐप दिया जाए। और जो सही तरीका ये है कि उनकी सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग हो। उनके चूंकि वो बीमार हैं, इसलिए उनके प्राइवेसी के राइट्स को देश हित में कंप्रोमाइज कर लिया जाए। मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत होगी। और वो लोग जहां भी मूवमेंट करें तो सेंट्रलाइज तरीके से इस बात की सावधानी बरती जाए कि वो उनका मूवमेंट ऐसे नहीं हो जिससे वो समाज या देश के में महामारी फैलाने का माध्यम बने। जी, तो ये एक तरीके से आपने एक रास्ता बताया कि जो बीमार हैं उनको जब इलाज शुरू कर रहे हैं, साथ-साथ उनको ये ऐप दे दिया जाए और ताकि उनका मूवमेंट ट्रैक हो सके, बीमारी को फैलने से रोका जा सके। अब सवाल ये है कि बीमार आदमी भी है, उसका भी कुछ अधिकार है, उसका भी जो उसकी जानकारी है, डेटा है, वो सुरक्षित रहे। ये गारंटी अब कौन लेगा? इस ऐप के तहत अगर डेटा वायलेट हो गया, ब्रीच हो गया, उसका डेटा और इसमें जैसे आपने कहा तमाम लोग ये जानना चाहेंगे कि इस देश में कौन बीमार हैं। आप टारगेटेड मार्केटिंग होती है। वो शायद कोई दवा कंपनी जानना चाहे, किस-किस को ये हुआ है और उसको मैं क्या-क्या बेच सकता हूँ। तो ये डेटा अगर ब्रीच होता है, तो अब उसकी जवाबदेही किसकी होगी? नहीं, आपने अच्छा सवाल किया है। एक तो इसमें डेटा सुरक्षा के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं और ये बात बोली गई है कि जो मेडिकल हिस्ट्री है या पर्सनल डिटेल्स हैं और उनकी सुरक्षा के लिए पूरे यत्न किए जाएंगे। लेकिन अगर हम कानूनी तौर पर देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में एक व्यवस्था है सेक्शन 43 की और एक बॉडी कॉर्पोरेट की व्यवस्था है। और डेटा प्रोटेक्शन के लिए केंद्र सरकार ने अनेक रूल्स बनाए हैं। तो जो बॉडी कॉर्पोरेट होती है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो डेटा इकट्ठा करेगा, अगर डेटा ब्रीच हुआ तो उसकी जिम्मेदारी होगी। दुर्भाग्य से मैं आज एनआईसी की वेबसाइट चेक कर रहा था, उसमें मुझे ऐसी कोई एक जानकारी नहीं दिखी कि यह पता चले कि एनआईसी इस ऐप का बॉडी कॉर्पोरेट है। क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट होने के बाद में यह एनआईसी की पूरी जिम्मेदारी बनेगी कि अगर डेटा निजी कंपनियों द्वारा या सरकारी कंपनियों द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अगर डेटा लीक किया जाता है और किसी की निजता या उसकी सुरक्षा या उसकी जान को खतरा होता है, तो वो उसमें उस जो बॉडी कॉर्पोरेट के खिलाफ अपने कंपनसेशन के लिए या अपने लीगल रेमेडी के तहत वो उसमें अपने मामले को आगे बढ़ा सके। मुझे ऐसी व्यवस्था नहीं दिखी है, यद्यपि प्राइवेसी पॉलिसी में डेटा सुरक्षा के बारे में अनेक प्रावधान किए गए हैं। जी, इसके साथ अब ये इसको हम टेक्निकल में न रखें। अगर डेटा प्राइवेसी ये सारी बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बड़ी तकनीकी बहस हो रही है और आप लोग इस तरह के पेंच ढूंढ के निकालते हैं, बाल के खाल निकालने का काम करते हैं। सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, इस पे आप सवाल उठाते हैं। लेकिन इस तरह की एक्टिविटी होती है, जो इतना बड़ा ऑपरेशन है, ऐप डाउनलोड किया जा रहा है, उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, इसके इसका कुछ दूसरा पहलू भी है। इसके कुछ सामाजिक खतरे हो सकते हैं। इससे सामाजिक सवाल क्या उठते हैं? नहीं, देखिए, इसमें सबसे बड़ा सामाजिक सवाल ये है कि मैं ऐसे बहुत सारी कॉलोनियों को जान रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे समूहों को जान रहा हूँ जहां पर लॉकडाउन के दौरान लोग घरों में बैठे हैं और घर में बैठ के पूरे टाइम उनके अंदर एंजाइटी है और वो अपने ऐप को चेक करते रहते हैं। और उस चेक करने में उनको ये पता चलता है कि उनके 500 मीटर के दायरे में इतने लोग संक्रमित संभावित तौर पर हैं। तो उसके बाद उनके मन में अनेक प्रकार के डर बैठते हैं। और अगर कल के दिन कोई ऐसा व्यक्ति, तो एक किस्म की ये एक जो बीमार व्यक्ति है और जो WHO ने बोला है, जो एम्स डायरेक्टर ने बोला है और भारत सरकार की नीति है कि जो बीमार लोग हैं उनके साथ, कोरोना पीड़ितों के साथ आपराधिक सलूक नहीं किया जाए। कोरोना के साथ, बीमारी के साथ करुणा वाला उनके साथ व्यवहार किया जाए। तो जो भारत में एक भीड़ तंत्र की व्यवस्था बन गई है और अगर गलती से
कोरोना पीड़ित व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर, पार्क में, बाजार में, या गलती से किसी वजह से दवा की दुकान में मिल गया, और अगर सब लोगों के जो ट्रांसमीटर अगर उनके सिग्नल देने लगे, तो उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हो या उसको डर लगे या उसकी जान को खतरा हो, तो मुझे लग रहा है कि ये जो ऐप है, ये ऐप हो सकता है कि नुकसानदायक ज्यादा हो और उसके फायदे कम हो, और समाज में जो बेचैनी बढ़ रही है, सारे बड़े लोगों ने बोला है, साइकोलॉजिस्ट ने बोला है और साइंटिस्ट ने बोला है कि अब हमें कोरोना के साथ रहने का अभ्यास डालना होगा, और कोरोना की लड़ाई में जो घर और डर से बाहर निकला वही उसमें विजयी होगा, क्योंकि हमें इसकी इम्यूनिटी डेवलप करनी होगी। तो जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं, वो पीड़ित लोगों की सुरक्षा खतरे में, क्योंकि इसके देखिए ऐप के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि सरकार ये जानना चाहती है कि कौन बीमार लोग हैं, वो कहाँ पर हैं, और उनकी ट्रैकिंग की जाए, और ये मैं मानता हूं कि सही है और सरकार के पास पूरे हक होने चाहिए। दूसरा पहलू ये है कि आप दूसरों को सुरक्षा के नाम पर हेलमेट दे रहे हैं, लेकिन वो हेलमेट के साथ ट्रांसमीटर का भी काम कर रहा है। हेलमेट से तो आपकी सुरक्षा होती है, लेकिन आपको ऐप दे करके वो आपके सारे हर 15 मिनट में मूवमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहा है और सेंट्रलाइज डेटा भेज रहा है, और हमारी सन 2006 से इतिहास और ये रहा डेटा है। आपके आसपास दूसरे लोगों को उपलब्ध है, जिससे देखिए आपकी आलोक जी, आपके लिए खतरा पैदा हो सकता है। आप देश के सबसे बड़े बिजनेस चैनल के मैनेजिंग एडिटर रहे हैं, और जब कोरोना के समय में सारे उद्योग धंधों में रिसेशन है, तो आज एक बीबीसी की खबर है कि जो विश्व की 4 सबसे बड़ी कंपनियां हैं जिन्हें गाफा बोलते हैं, गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजन, इन 4 कंपनियों के पास पैसे की, सरप्लस मनी की, इनका व्यापार बढ़ रहा है। ऐसा व्यापार क्यों से बढ़ रहा है? ये जो कंपनियां हैं, ये जो डेटा में खेल रही हैं, और लॉकडाउन के बाद न सिर्फ भारत में, विश्व भर में डेटा, जिसको तेल बोलते हैं, तो तेल की कीमत तो बीच में 0 हो गई थी, लेकिन डेटा की कीमत बढ़ती जा रही है। तो ये जो ऐसा ना हो जाए कि महामारी का संकट इन कंपनियों के लिए गिद्ध की तरह एक अपॉर्चुनिटी बन जाए, तो हमें इस नए किस्म के डेटा साम्राज्यवाद से भी सतर्क रहना है। इसलिए ये प्राइवेसी का मसला छोटा है, बड़े मसले दो हैं। बड़े मसले हैं राष्ट्रीय सुरक्षा का, और दूसरा मसला है डाटा साम्राज्यवाद का। और दुर्भाग्य ये है कि पिछले 10 वर्षों में न ही कांग्रेस सरकार ने, न ही भाजपा सरकार ने डाटा सुरक्षा के लिए एक भी नियम नहीं बनाया। जब मैं बोलता हूं एक भी नियम, तो गार्जियन की रिपोर्ट आई थी कि कैसे 2010 में डेटा प्रोटेक्शन कानून को भारत में 11 में बनने से रोका गया। वो कांग्रेस का समय था, और अब डेटा प्रोटेक्शन 9 जजों के जजमेंट के बावजूद भी डेटा प्रोटेक्शन पर कोई कानून नहीं आना। अगर सरकार सारे काम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कर सकती है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत डेटा प्रोटेक्शन कानून भी लागू कर दिया जाए, क्या दिक्कत उसमें? भारत का डेटा भारत में रहे, विदेशों में नहीं जाए, हम डाटा साम्राज्यवाद का शिकार नहीं हो, क्योंकि डेटा साम्राज्यवाद आने के बाद में जो भारत के जो स्वदेशी अर्थव्यवस्था है, जो असंगठित क्षेत्र है, वो पूरी तरह से बिखर जाएगा। इसलिए ये आरोग्य सेतु ऐप का मामला नहीं है, यह मामला है कि क्या देश के 100 करोड़ लोगों तक विदेशी कंपनियों की पहुंच बन जाएगी, यह बड़ा मसला है। तो ये एक तरह से पुराने पुराने भाषा में कहा जाता था कि तेल निकाल लिया जाएगा, और अब अगर डेटा न्यू ऑयल है, तो ऐसा ना हो कि इस बीमारी के इलाज के नाम पे हमारा, आपका, सबका, पूरे देश का तेल ये कंपनियां निकाल लें और उससे अपना फायदा कमाने का रास्ता ढूंढें। ये विराग जी का कहना है। विराग जी, कोई एक रास्ता ऐसा दिख रहा है साफ साफ? एक तो आपने बताया कि भाई बीमारों के ऊपर सिर्फ ये ऐप डाउनलोड कराया जाए, लेकिन कोई ऐसा तरीका है कि जिससे तकनीक का इस्तेमाल भी हो जाए, बीमारी महामारी से लोग बचें भी, और साथ में किसी के अधिकारों का हनन भी ना हो? नहीं, मुझे लगता है कि इसका सिर्फ इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि सरकार को इस बारे में अगर अनिवार्य बनाना है, तो अध्यादेश जारी करना चाहिए, जिससे कि लोगों के वैधानिक हितों की सुरक्षा हो। सरकार के पास अधिकार होता है, लेकिन उस अधिकार का एक संसदीय प्रणाली में एक सही विधि सम्मत तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। तो अगर सरकार अनिवार्य बनाना चाहती है, तो इसके लिए कानून आना चाहिए। दूसरे नंबर पर मेरे अनुसार महामारी से लड़ने के लिए जो बीमार
संक्रमित या उनके परिवारजन हैं या विदेशों से आए लोग हैं, सिर्फ उनको ही इस बात के लिए कंपलसरी बनाना चाहिए। और उस कंपलसरी बनाने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हो या एपिडेमिक एक्ट हो, इसके तहत उसको कंपलसरी बना भी दिया जाए और बाकी लोगों के लिए ऐच्छिक रखा जाए। तो इससे समाज में एंजाइटी भी नहीं बढ़ेगी, अराजकता भी नहीं बढ़ेगी और किसी प्रकार के जो वैधानिक सवाल भी नहीं खड़े होंगे। और हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी सम्मान करना चाहिए। अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है और अगर ये जो जो मूवमेंट हैं लोगों के, उन सारी चीजों का अगर किसी तरीके से दुरुपयोग हुआ या कहीं किसी तरीके से उसके जो उनके राइट टू लाइफ का वायलेशन हुआ, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से चीजों को करना उचित होगा। जी, तो ये आपने एक तरह से हमने पूरा आरोग्य सेतु ऐप से जुड़े तमाम सवाल जो मन में हैं वो उठाए, उनके जवाब लिए। क्या आशंकाएं हो सकती हैं, क्या संभावनाएं हैं, क्या इसका नुकसान हो सकता है और क्या फायदा है, ये सारी चर्चा कर ली। मुझे उम्मीद है कि आपको यानी देखने वालों को ये चर्चा पसंद आई होगी और आपसे आग्रह ये है कि आप इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। विराग जी कुछ और कहना चाहते हैं अंत में, उनका संदेश भी सुन लें। मुझे बार बार कई टेलीविजन डिबेट में लोग बोलते हैं कि फेसबुक, गूगल या सारा तमाम सारे ऐप आपके इतने डेटा चोरी करते हैं, तो इस ऐप से दिक्कत क्या है। अगर चोरी लोग दूसरे कर रहे हैं तो उस चोरी को बंद करने की जरूरत है, न कि उस जो हेरा फेरी का हिस्सा बनने की जरूरत है। तो मुझे लग रहा है कि गलत काम कभी भी एक दूसरे गलत काम करने का आधार नहीं हो सकता है और इसको विधि सम्मत तरीके से करना ही श्रेयस्कर होगा। जी, तो ये और सबसे अच्छी बात जो विराग जी ने कही कि भाई सरकार को ये करना है तो सरकार इसके लिए बाकायदा कानून लाए। इस वक्त संसद नहीं बैठ सकती है तो आप अध्यादेश ले आइए। अध्यादेश का रास्ता भी है और वो संवैधानिक रास्ता है। इसको बिना किसी कानूनी जामा पहनाए इस तरह का बड़ा एक्सरसाइज भारत भर में चल रही है जिससे तमाम लोगों की प्राइवेसी को खतरा है कि नहीं है हम नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी तक उसके नियम कानून सामने है नहीं। उसकी प्राइवेसी पॉलिसी दिख रही है जिसमें छेद भी दिख रहे हैं और जिसमें अच्छी चीजें भी दिख रही हैं। इसलिए सबसे अच्छा ये होगा कि सरकार इस पर स्थिति साफ करे, कानून लाए, उसके बाद इसका इस्तेमाल करे। ये भी बताए कि आरोग्य सेतु आज आया है लेकिन ये कब तक चलेगा और फिर आगे इसका स्वरूप परिवर्तन, क्या ये किसी दूसरी शक्ल में बना रहेगा, जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे सेस आते हैं उसके बाद वो टैक्स में बदल जाते हैं। तो ये सारे सवालों के जवाब मिलने जरूरी हैं, लेकिन हमें फिलहाल ये सवाल उठाने थे। फिर एक बार आग्रह कर रहा हूं कि अगर सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल गए हो तो आप वो दबा दीजिए, साथ में घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आए या मैं लाइव आऊं तो आपको खबर मिल जाए। धन्यवाद, नमस्कार।